हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चा पार्टी, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि हम इस चैप्टर को तसल्ली से समझने वाले। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके गार्जियन की इनकम कितनी है, मतलब आपके माँ बाप की इनकम कितनी है? बताओ 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 बताओ। आप ये सवाल का जवाब तो नहीं दोगे, ना ही देना चाहते हो, बट क्या आपको पता है हमारी कंट्री की इनकम कितनी है? इंडिया की टोटल इनकम कितनी है, या फिर यूएसए की इनकम कितनी है, चाइना की इनकम कितनी है ना? क्या आपको ये पता है इस इनकम को कैलकुलेट कैसे किया गया? क्या आपको ये पता है कि क्या चीजें इनकम कैलकुलेट करते वक्त मिलाई गई और कौन सी चीजों को छोड़ दिया गया? क्या आपको यह पता है कि हमारी नेशनल इनकम का वेलफेयर के साथ क्या रिलेशन है? क्या आपको यह पता है कि इन्फ्लेशन का हमारी नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है? तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपनी नेशनल इनकम में? आए ना बहुत सारे सवाल। अब इन्हीं सवालों का जवाब हमें ढूंढना है इस पूरे चैप्टर में। मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, कि भैया नेशनल इनकम है क्या, एक डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। कि भैया एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी है, ठीक है, उन सबका जोड़ कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो उसको, तो हमें मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम। क्लियर? यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट। तो पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर इनकम से। फैक्टर इनकम क्या है बेटा? आपको पता है प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है वो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसके बदले में वो उन्हें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस प्रोवाइड करता है। हाँ या नहीं? करता है ना? तो यही होती है हमारी फैक्टर पेमेंट। ठीक है, चलिए। जो फैक्टर पेमेंट होती है ना बेटा, ये बायलैटरल होती है। क्या होती है? दोनों तरफ से, कि भैया उसने आपको लैंड दी तो आपने उसको प्रोवाइड करा रेंट। दोनों तरफ ट्रांजेक्शन हो रही है ना? ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है हमारी नेशनल इनकम में कंसीडर की जाती है, इसलिए अलग से मेंशन कर रखा है फैक्टर इनकम। केवल इनकम नहीं लिखा है यहाँ पे, फैक्टर इनकम, क्योंकि इनकम में एक और तरह की इनकम आती है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, जो होती है यूनिलेटरल, जैसे चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, जो आपने किसी को प्रोवाइड कर दी, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इन इनकम्स को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, और इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है फैक्टर इनकम। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला आता है हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री कंसर्न, जो उस कंट्री में रह रहा है, ऑर्डिनरी रह रहा है, और ये रहने का जो पीरियड होता है ना बेटा, वो यूजुअली 1 साल से ज्यादा का होता है। ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा टाइम से उस कंट्री में रह रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। समझ रहे हो? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे एंड लगा है, एंड का मतलब होता है प्लस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस बंदे को हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है जी, चलिए चलो देखते हैं कि कौन कौन इंडिया के रेजिडेंट है और कौन कौन नहीं है। तो इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, वो इंडियंस जो फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में सिचुएटेड है, वो इंडिया के रेजिडेंट है। देखो कैसे, मान लो चाइना की एक एम्बेसी है जो इंडिया में है, मानना क्या है ही, वहां पे कौन काम कर रहा है? इंडियंस, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉयज तो चाइना से लेके आएंगे नहीं, वो सही भी नहीं है, राइट? तो यहीं से अपॉइंट कर लेते हैं।
अब वो इंडियंस काम तो कहाँ कर रहे हैं, एम्बेसी में, बट रह कहाँ रहे हैं, इंडिया में। तो रिजाइड कहाँ है, इंडिया में। दूसरा, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, इंडिया में। उन्होंने सारा खर्चा करना है, कहाँ करना है, इंडिया में करना है। उनकी फैमिली कहाँ है, इंडिया में। उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ है, इंडिया में, राइट। तो पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में, तो दोनों का सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए वो इंडिया के रेजिडेंट है। ठीक है। अब देखो, फॉरेनर जो इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जो कनाडा में है, भाई कनाडा का बंदा है, इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, जो कनाडा में सिचुएटेड है, तो भैया वो रह कहाँ रहा है, कनाडा में। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, कनाडा में, इसलिए वो कहाँ का रेजिडेंट है, कनाडा का। हमारा हमारे लिए तो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है, वो वहां का रेजिडेंट है। ठीक है। चलिए, इंडियन एम्प्लॉयड इन द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड इन इंडिया। अब भाई इंडिया में WHO का ऑफिस है, अब वहां पे इंडियंस काम कर रहे हैं, काम वहां कर रहे हैं, रह तो इंडिया में रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो कहाँ के रेजिडेंट है, इंडिया के। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर WHO में जो इंडिया में है उसमें फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, तो भैया वो रह तो इंडिया में रहे हैं, पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, अपनी कंट्री के लिए। समझे। तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट। लोकल्स जो IMF में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको पता है ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है, राइट। तो इसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो भी इंडियन के ही रेजिडेंट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए, रह कहाँ रहे हैं, इंडिया में। ये सिमिलर है कंसेप्ट। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है। चलिए, ये भी कंसेप्ट सिमिलर हो गया। अगर कोई जर्मन वर्कर है जो कहाँ काम कर रहा है, IMF में काम कर रहा है, जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो भाई वो काम तो इंडिया में कर रहा है, रह तो इंडिया में रहा है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के लिए है, क्योंकि वो डायरेक्टर है किसका, IMF मॉनेटरी फंड का, पर वो है कहाँ से, जर्मन से। ठीक है ना। चलिए, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है भैया। इंडिया के जो एम्बेसडर्स होते हैं वो हर कंट्रीज में अपॉइंटेड होते हैं। उन्हें अपॉइंट कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जैसे उनका टर्म खत्म होगा वो वापस आ जाएंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में। उनका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फैमिली वगैरह सब कुछ कहाँ है, इंडिया में, राइट। तो कहाँ के रेजिडेंट हुए, इंडिया के। ठीक है जी। सिमिलरली पूरे वर्ल्ड के एम्बेसडर भी एक है कहाँ पर, इंडिया में, तो वो वहीं के रेजिडेंट है। हमारे यहाँ के लिए तो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही लाई करता है, और उनको अपॉइंट भी उसी कंट्री ने किया है। ठीक है जी। चलिए, फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन द इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी फॉरेन सिटीजन है, बाहर का सिटीजन है, इंडिया में आता है, इंडिया में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रहता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के लिए लाई करता है, भैया वो इंडिया में ही खा रहा, कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, राइट। वो कौन है, कौन है भाई, नॉर्मल रेजिडेंट है किसका, इंडिया का। बट कंडीशन है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ना आया हो, वो पढ़ाई के लिए ना आया हो। अगर पढ़ाई के लिए आया या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया तो वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा, रेजिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलिए, एक एग्जांपल लो, एक फॉरेनर है, ठीक है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो इंडिया में आया है, ठीक है, क्या करने के लिए, मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, या फिर अपनी कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वो किस लिए आएगा, 1 साल से कम पीरियड के लिए आएगा, राइट। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ के लिए होगा, अपनी कंट्री के लिए। आएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, ले जाएगा, वही खर्चा करेगा, वही इन्वेस्ट करेगा, वही फैमिली के साथ रहेगा। समझ रहे हो, वो क्या है बेटा, नॉन रेजिडेंट। आई होप सभी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने भाई को कमेंट सेक्शन में बताना, तसल्ली समझा दिया जाएगा। चलो, अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरीज की। भैया कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। कि इंडिया का हमने क्या बना रखा है, मैप दिख रहा है, आप बोलोगे भैया टेरिटरी क्या है, ये है, ये आपको टेरिटरी दिख रही है, ये इंडिया की टेरिटरी है बेटा। हाँ, ये पर ये पॉलिटिकल टेरिटरी है, ये इकोनॉमिकल टेरिटरी नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इकोनॉमिकल टेरिटरी जो होती है वो पॉलिटिकल टेरिटरी से काफी बड़ी होती है, वाइडर टर्म है। ठीक है, समझो इस चीज को। यूनाइटेड नेशन की माने तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट। भैया वो टेरिटरी जहां पे कंट्रोल है किसका, गवर्नमेंट का, विद इन विच, जिसके अंदर पर्सन, कोई भी इंसान, गुड्स, सामान और कैपिटल जो है वो सर्कुलेट करती है फ्रीली। भैया एक ऐसा एरिया जिस एरिया के अंदर आदमी, सामान और पैसा फ्रीली सर्कुलेट करता है, और उसे उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है, तो वो है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आया। चलिए, तो इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। बताओ, क्या हमें फ्रीडम है सर्कुलेट करने की
एम्बेसीज में, फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज है जो इंडिया में है, आप चाइना की एम्बेसी में घुस जाओगे, सामान भेज दोगे वहां पे? क्या फ्रीली सर्कुलेट हो पाएगा वहां पे? सिंपल सी बात है, आंसर इज नो। इसीलिए जो फॉरेन एम्बेसीज है इंडिया में, वो इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं की जाती, उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी है वो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो इंडियन एम्बेसीज है जो अब्रॉड में है, वहां आप फ्रीली जा सकते हो, अपना काम करा सकते हो। अरे बात समझ में? क्योंकि वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी कंसीडर की जाती है। समझे? क्लियर? तो इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो बहुत वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल टेरिटरी। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल और समझो। जैसे ना समुद्र है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी आपका सी है, ठीक है, उसमें भी आपके पास राइट है, आप फिशिंग कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, राइट। एक पर्टिकुलर एरिया है, ये अप्रोक्सीमेटली 200 नॉटिकल माइन होता है, जहां तक आप फिशिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो, वो इंडिया की टेरिटरी है। हर एक कंट्री का 200 नॉटिकल माइन प्रोवाइड कर दिया गया है समुद्र में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी किसकी? इंडिया की। समझे इस बात को? चलिए, आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया ठीक से। तो अब आता है हमारे पास हमारा डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का कंसेप्ट, कि भैया डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। बेटा दोनों लगते तो आइडेंटिकल है, पर काफी अंतर है दोनों में, समझो। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? बेटा वो इनकम जो कमाई गई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक से याद रखना कि वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है। किसने कमाई है कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है या नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, बट कमाई कहां होनी चाहिए भैया? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर। दैट्स इट। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो यहां पर वो सारी फैक्टर इनकम आती है जो एक नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। ध्यान रखना बेटा, यहां पे यही मेन पॉइंट है, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। कहां से कमाई है? देश के अंदर से या बाहर से, मतलब टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से या बाहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है बात से, कि कमाई किसने हो? नॉर्मल रेजिडेंट ने। सिंपल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं भैया कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है? वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो या नॉन रेजिडेंट ने, बट कमाई कहां से हो? डोमेस्टिक टेरिटरी से। बट नेशनल इनकम में तो केवल रेजिडेंट की इनकम आती है, वो कहीं से भी कमाई हो। तो हम क्या माइनस करेंगे डोमेस्टिक इनकम में से कि नेशनल इनकम आ जाए? समझो, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट ने कमाई है। कहां से? हमारी कंट्री से। नॉन रेजिडेंट की कमाई हुई इनकम हमारी कंट्री से, वो डोमेस्टिक में तो आती है पर नेशनल में नहीं आती, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, ऑन द अदर हैंड आपको पता है नेशनल इनकम में वो इनकम भी आती है जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से कमाई होती है, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा क्या? ठीक है, वो इनकम जो हमारे रेजिडेंट ने कमाई है। कहां से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो सिंपल हो गया कि भैया जो हमने बाहर से कमाया है उसे ऐड कर दो, जो बाहर वालों ने हमारे यहां से कमाया है उसे माइनस कर दो। सिंपल, राइट। इसी को बोलते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट कर दिया हमने, हमने जो कमाया माइनस उन्होंने जो कमाया। सिंपल। ठीक है जी। तो अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA ऐड कर देंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या माइनस कर देंगे? NFIA माइनस कर देंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया कन्वर्जन। चलिए, अब अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास बेटा ग्रॉस और नेट का। कि भैया ग्रॉस और नेट क्या है, समझो इस चीज को। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना बेटा, उसको मेजर करते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ग्रॉस है और ये नेट है, इसमें काफी डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या बेटा? डेप्रिसिएशन।
ये डिफरेंस किसकी वजह से है? डेप्रिसिएशन की वजह से, जिसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, राइट। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, वैसे आपको पता है बट स्टिल मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपको कि भैया जीडीपी से एनडीपी पे, मतलब इस जी से इस एन पे पहुंचने के लिए, ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है भाई? डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इसका उल्टा होगा, एन टू जी आना होगा तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, ठीक है जी। चलिए कन्वर्जन समझ में आ गया। अब ये जो डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है, आपको पता है बेटा? डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उनकी वैल्यू जो है वो घटती रहती है। क्यों घटती है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, हम उसको यूज करते रहते हैं, राइट। और एक्सीडेंट हो गया तो वैल्यू वैसी कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मुझे पता है कि भैया नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू तो वैसी कम होनी है। नया आईफोन आएगा मॉडल तो पुराने मॉडल की वैल्यू तो कम होनी है, राइट। तो ये सारे रीजन है किसके? डेप्रिसिएशन के, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ध्यान रखना, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कभी भी डेप्रिसिएशन में इंक्लूड मत कर देना, राइट, क्योंकि उसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। भाई पता है अगर मुझे तो वो तो डेप्रिसिएशन है, बट अगर पता ही नहीं है भैया नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, कोरोना आ गया, तो क्या होगा? वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, या मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गई रिसेशन की वजह से। तो ये सब जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते, केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आएगी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखना बेटा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में काफी डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस आता क्यों है ये समझते हैं। पहले आपको पता है टू सेक्टर इकोनॉमी, इसमें प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड होते हैं, वहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं है बेटा मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में, राइट। दोनों क्या है? सेम। बट जहां पर एक तीसरा सेक्टर हमारा गवर्नमेंट आ जाता है ना बेटा, वहां पर दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस क्यों आता है बेटा? वो आता है टैक्स की वजह से और सब्सिडी की वजह से, ठीक है। समझो, अगर किसी भी गुड्स पे टैक्स लग गया, गुड्स पे कौन टैक्स लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, राइट। तो उससे क्या होगा? मार्केट प्राइस जो है उसकी बढ़ जाएगी, उस गुड की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगी, राइट। क्लियर? चलिए, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस पे वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर सब्सिडी दे दी गई किसी भी गुड पे तो क्या होगा? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राइट, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हो? इसीलिए फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू टैक्स एंड सब्सिडी, ठीक है। तो सारा रोल तो यहाँ पर है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में टैक्स और सब्सिडी का है। क्लियर? ठीक है बेटा। तो अगर आपको एमपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? एफसी में। तो भैया फर्क किसकी वजह से पड़ा था? टैक्स की वजह से। तो आप क्या करोगे? टैक्स को क्या कर दोगे भाई? टैक्स को माइनस कर दोगे, राइट। और सब्सिडी से फर्क पड़ा था तो सब्सिडी को क्या कर दोगे बेटा? प्लस कर दोगे, ठीक है जी। क्लियर हुआ? या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो बेटा? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों का जो नेट है, नेट कैसे निकलता है? टैक्स माइनस सब्सिडी, उसे आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है जी। एनआईटी को माइनस कर दोगे। सिंपल वर्ड में बोलूं तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप एनआईटी को क्या कर दो? माइनस कर दो। और एनआईटी निकलता कैसे? टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये लिखा है हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी अगर आपको निकालना है तो एमपी में से आप एनआईटी को माइनस कर दो, और एनआईटी निकलता कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर जी? बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। बड़े सारे फॉर्मूलाज है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। चलो, तो हमें जो कन्वर्जन करना है वो करना है जी डी पी एट एम पी से एन एन पी एट एफ सी पे, ठीक है जी। ध्यान समझो, एक बार बोलोगे नहीं कभी। तो पहले ये जो जी है ना, जी का मतलब है ग्रॉस, इस एन का मतलब है नेट। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट में आना है तो अभी हमने पढ़ा था जब भी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं भाई? माइनस करते हैं किसको?
डेप्रिसिएशन को। क्लियर? क्लियर? चलो अगला आता है हमारे पास डी। डी मतलब क्या था भाई? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था? याद करो, वो इनकम जो हमने कमाई है माइनस वो इनकम जो उन्होंने हमारे यहां से कमाई है, उसे क्या किया था? प्लस किया था, राइट? तो क्या करेंगे भैया? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास MP टू FC में कन्वर्जन। कि भैया MP को FC में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में अगर कन्वर्ट करना है, तो हमने पढ़ा था केवल दो ही फैक्टर थे, क्या? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो सिंपल, सो सिंपल, इजी। क्लियर? जी को ग्रॉस को नेट में करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करो। डी को एन में करना है, NFIA प्लस करो। MP को FC में करना है, तो NIT माइनस कर दो। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, कन्वर्जन जैसा मर्जी करने के लिए बोले आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। ठीक है बेटो? चलो जैसे देखो यहाँ पे कंसेप्ट दे रखे हैं, फटाफट में एक बार ओवरव्यू देता हूँ आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, GDP एट MP है। तो GDP एट MP क्या मतलब होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। कि भैया हमारी टेरिटरी के अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है। अब इसमें इंक्लूसिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्या है भाई? ग्रॉस है ना, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो NDP एट, अगर GDP एट MP निकालना है तो NDP एट MP मतलब N को G में करना है, नेट को ग्रॉस में करना है। तो हमने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया वहां से। ठीक है। सिमिलरली अगर नेट निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर चीज होगी बट एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे नेट दे रखा है, ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना तो मैं क्या कर दूंगा भैया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। ठीक है ना? सिंपल, वही सारा कंसेप्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, राइट? तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सम ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या करेंगे? GDP में NFIA ऐड कर देंगे, राइट? तो वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट सारा वही की वही है, बट क्या है डिफरेंस? कि भैया आपको ध्यान रखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? कि भैया ग्रॉस को नेट में करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है। बस आपको ध्यान देना है इस चीज पे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। आप एक बार इसको ना रीड कर लेना, सारा वही कंसेप्ट है। ठीक है? ठीक है बेटा, ये मैंने आपको दे दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। चलिए ये भी बेटा कन्वर्जन दे रखा है, जो मैं आपको कन्वर्जन सिखाया है ये वही है, वही फ्लो चार्ट है। ये बच्चों को हेल्प करता है, आप चाहो तो उसको बता सकते हो। बाकी इससे बेटर है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया है। ठीक है ना? उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको। ठीक है। चलो बेटा देखते हैं एग्जाम्पल, सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है क्या क्या? ये भैया हमें बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। सबसे पहले तो समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, आपको पता है, NDP एट FC, और नेशनल इनकम क्या होता है? NNP एट FC। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है वो दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद देखो कि गिवन क्या है। गिवन है हमें GDP एट MP, स्टेप बाय स्टेप समझना। GDP एट MP, ठीक है जी। GDP एट MP मुझे गिवन है। ठीक है बेटा? निकालना क्या है पहले पार्ट में? NDP एट FC, NDP एट FC। तो बेटा कन्वर्जन कैसे होगा पहले वो देख लो। ग्रॉस को नेट में करना है, ग्रॉस को नेट में करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डोमेस्टिक को डोमेस्टिक में ही करना है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो डोमेस्टिक को नेशनल में करना होता है तब हम NFI ऐड करते हैं, याद रखना, फालतू में जबरदस्ती मत करना कन्वर्जन। ठीक है? अब MP को करना है बेटा किसमें? FC में। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या करते थे? माइनस करते थे, क्या? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो चीज करनी है, हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है और NIT माइनस करना है, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन दे रखा है मुझे GDP एट MP,
70150, ठीक है जी, 70150 लिख दिया बेटा मैंने। चलिए इसके बाद हमें क्या माइनस करना है बेटा, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडी दोनों अलग अलग दे रखा है। आपको पता है इन दोनों का जो होता है वहीं से हम निकालते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का नेट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, एनआईटी कैसे निकलता है भाई बताओ, एनआईटी कैसे निकलेगा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर देता हूँ, 5200 में से मैं 4000 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा भाई 1200, राइट। तो एनआईटी आ गया मेरा 1200, क्लियर। तो 1200 माइनस करना है, देखो इसने ना क्या कर रखा है, डायरेक्टली 5200 को माइनस कर दिया और 4000 को ऐड कर दिया, बात तो वही है ना। 1200 हमारा क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद क्या करना था बेटा, हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना था। क्या करना था, डेप्रिसिएशन। क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कोई रोल है इसका एनएफआईए का, नहीं, क्योंकि भैया डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक ही है, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या माइनस करना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन, क्लियर है ना, यही हमारा डेप्रिसिएशन होता है, हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 3100 ही माइनस कर दिया तो क्या आ गया 65850, क्लियर। अब अगले पार्ट में मुझे क्या निकालना है भैया, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब ये डी की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जब ये डी को मुझे इस एन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो नेशनल इनकम होता है वो क्या होता है एन पी एट एफ सी, तो मुझे डी को एन में कन्वर्ट करना है, और डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं क्या, एन एफ आई ए, ठीक है, एन एफ आई ए प्लस करना पड़ता है हमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगी बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने कितना कमाया 800, माइनस उन्होंने कितना कमाया 300, तो 800 प्लस करना है और 300 माइनस करना है, ठीक है जी। 800 प्लस कर दिया, 300 माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर, इजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे, सबसे पहले चेक करो गिवन क्या है और पहुंचना कहां पर है, उसके बाद एक एक करके जी से एन करना है, डेप्रिसिएशन माइनस डी से एन करना है तो एनएफआईए प्लस एमपी से एफसी बनाया तो एनआईटी। सिंपल स्टेप बाय स्टेप इसको बना लो कहीं पे साइड में जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है जी। आई होप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आए तो अपने भाई को बताना, ठीक है। चलो करते हैं एक और क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया बेटा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है एन डी पी एट एम पी, ठीक है जी। अब चेक करना है निकालना क्या है, जी एन पी एट एफ सी, जी एन पी एट एफ सी, ठीक है जी। चलो अब बना लेते हैं अपना फ्लो चार्ट। एन मतलब नेट, नेट को करना है ग्रॉस में, ग्रॉस को नेट में करने के लिए हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस। तो अगर नेट को ग्रॉस में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है जी, क्लियर। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है तो क्या करते हैं एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, ठीक है जी। अगर एमपी को एफसी में करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है तो क्या करते हैं बेटा हम लोग एनआईटी माइनस करते हैं, क्लियर हो गया, बन गया हमारा चार्ट। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। एनडीपी एट एमपी कितना है भाई 25,000, ठीक है बेटा। चलो क्या क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना है भैया, प्लस करना है, तो क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना 5,000 हमारा प्लस हो गया। अगला है सब्सिडी, सब्सिडी दे रखा है, टैक्स नहीं है, ठीक है बेटा। तो समझो मेरी बात को, एनआईटी कैसे निकलता है, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स जीरो है, सब्सिडी कुछ नहीं है, तो सब्सिडी टैक्स जीरो है, सब्सिडी कितनी है 30, तो कितना आ गया भाई -30। अब एनआईटी क्या करना है, मुझे माइनस करना है, तो मुझे इसमें से क्या करना है, माइनस करना है क्या एनआईटी, तो माइनस -30, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर। चलो इसके बाद हमें क्या ऐड करना है बेटा, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी एनएफआईए कैलकुलेट कैसे होगा भाई, ध्यान दो,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने कितना कमाया 400, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उन्होंने कितना कमाया 600, तो 400 में 600 माइनस हो गया, कितना आ गया बेटा माइनस का 200। अब क्या करना है प्लस करना है, अब मुझे प्लस करना है क्या NFIA, कितना है NFIA माइनस का 200। ठीक है जी, चलो तो क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं, 25 प्लस 5 30, 30,000 में से 200 चले गए 29,800, उसमें 30 ऐड कर देते हैं तो 29,830, 29,830 आ गया हमारा GNP@FC। बिल्कुल तसल्ली से समझा दिया गया है आपको, आई होप बिल्कुल क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो घबराओ मत, बस अपना चार्ट बनाओ और सॉल्व कर डालो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। पहले मैं आपके लिए इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं बेटा, ठीक है, जो कोर है वो बता देता हूं आपको। जब भी हम बात करेंगे ना नॉमिनल जीडीपी की, तो यहां पर जो कैलकुलेशन होगी वो होगी हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे। किस पे होगी बेटा, जब भी हम बात करेंगे किसकी बेटा रियल जीडीपी की, तो यहां पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो होगी बेटा किस पे बेस प्राइस पे। पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लो, ये सेट क्लियर हो गया तो उसके बाद ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भैया नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होगी करंट मार्केट प्राइस पे जो अभी चल रहा है मार्केट में, और रियल जीडीपी जो होगी वो बेस प्राइस पे होगी। ठीक है जी, हो गया सेट। चलो अब नॉमिनल जीडीपी क्या है बेटा, इज ए मैक्रो इकोनॉमिक मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी आउटपुट दैट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। कि भैया इन्फ्लेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं करी हमने क्या करा, केवल कैलकुलेट कर दिया करंट मार्केट प्राइस पे, दैट्स इट, कुछ एडजस्टमेंट्स हमने नहीं करी। ठीक है बेटा, क्लियर। नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड चेंज इन द प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन, कि भैया यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं प्राइस में वो सब इंक्लूड हो रखे हैं ऑलरेडी, विच रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज, जो दिखा रहा है क्या, जो प्राइस बढ़कर आए हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, जीडीपी इज मेजर्ड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू जो है ना गुड्स और सर्विस की, जो करंट मॉनेटरी वैल्यू है उस पर मेजर की जा रही है जीडीपी, तो वो बन गई हमारी नॉमिनल जीडीपी। सिंपल, सिंस द नॉमिनल जीडीपी डज नॉट रिमूव द पेस ऑफ राइजिंग प्राइस व्हेन कंपेयरिंग वन पीरियड टू अनदर, तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, तो यहाँ पर जो पेस, जो किस रेट से प्राइस बढ़े हैं उसको इसने रिमूव नहीं किया है, राइट। ये मार्केट वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की। ठीक है बेटा, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की मार्केट वैल्यू होती है जो प्रोड्यूस किए गए हैं कब, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो, नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस की गई है, और पी प्राइस कौन सा है यहाँ पे, प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है मतलब करंट प्राइस। क्लियर, घूम फिर के वही बात की गई है। क्लियर, चलिए, the above equation shows the nominal GDP can increase when there is a increase in either Q and P। भैया Q बढ़े या P बढ़े, प्राइस बढ़े या क्वांटिटी बढ़े, दोनों ही केस में हमारी नॉर्मल जीडीपी बढ़ जाएगी, राइट। क्लियर, गुड। चलो अब देखते हैं रियल जीडीपी। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर। इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया गया है कंपैरिजन करने के लिए। समझ रहे हो इस बात को, मैं आपको पहले बता दिया कि भैया जो हमारा रियल है उसमें क्या आता है, बेस प्राइस। क्या आएगा भाई, बेस प्राइस। ठीक है ना, चलिए, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक मेजर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए इकोनॉमिक आउटपुट एडजस्टेड फॉर द प्राइस चेंज। इसको एडजस्टमेंट कर दी गई है किसके लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए। इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब क्या है, जीडीपी किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, ये मार्केट वैल्यू है किसकी, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में, बट कौन से प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, चलिए तो रियल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है वो फॉर्मूला वही है Q इंटू पी, बस P कौन सा है बेटा, बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, तो Q फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और P का मतलब है यहाँ पर प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, उस ईयर की बात कर रहे हैं, प्राइस उसी साल का लेंगे जो हमने कंसीडर किया है एज अ बेस ईयर। ठीक है, उसका ही प्राइस लेंगे, मतलब जो क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है उसी को कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपली बिकॉज P डैश जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, सो दैट व्हेन द रियल जीडीपी इंक्रीज देयर इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात, जब भी हम बात करेंगे ना रियल जीडीपी बढ़ गई है, उसका बात कर रहे हैं कि उस टाइम के मुकाबले में कितना फ्लो बढ़ गया किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। और गुड्स एंड सर्विस जो होता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको, सिंपल, तो वहां से पता लगेगा। तो अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, क्या है भैया जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनके प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आए हैं, उसी को बोलते हैं क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। और सिंपल करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, कि भैया जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनके प्राइस में कितना चेंज आया है, उसी को बोलते हैं क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। कि भैया जब हम बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस में कितना चेंज आया है। सो सिंपल, राइट, इट हैज टू आइडेंटिफाई हाउ मच प्राइस हैव बीन इन्फ्लेटेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में कितने प्राइस बढ़ गए हैं, हमारी चीजों की कीमतें कितनी बढ़ गई है, वो कैलकुलेट करने में मदद करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, अगर आपको जीडीपी प्राइस इन्फ्लेटर निकालना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? चलो, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ गए हमारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ के साथ लर्न कर लो मेरे साथ। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? आपको अगर रियल जीडीपी निकालनी है, ठीक है, आपको नॉमिनल जीडीपी याद है ना, करंट प्राइस, राइट, वो दे रखी है, तो आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, अगर रियल को नॉमिनल में करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। क्लियर? उल्टा कर देना है इसका, सिंपल। बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपके लिए नॉमिनल और जीडीपी वाले क्वेश्चन, नॉमिनल और रियल जीडीपी वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक फटाफट। द रियल जीडीपी इज ₹200 एंड द प्राइस इंडेक्स विद द बेस 100, बेस दे रखा है कितना, 100, प्राइस इंडेक्स दे रखा है आपको 100, बेस का कितना, 110। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है भाई, नॉमिनल जीडीपी निकालो। तो नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। तो रियल जीडीपी कितना है भाई, 200, मल्टीप्लाई में प्राइस इंडेक्स क्या है 110 डिवाइड बाय बेटा 100, 2 0 कट गई, कितना आ गया 220। सो सिंपल, फॉर्मूला पुट कर दिया। चलिए बेटा, ये आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास वेलफेयर। ये हम कौन से वेलफेयर की बात कर रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल वेलबींग के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जो हमेशा नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, अब मिलेगा जवाब। समझो, वेलफेयर मीन्स मैटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के बारे में बात कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन मैनी इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम,
ये बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे नेशनल इनकम, कंजप्शन लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है ना, गुड्स के कंजप्शन पे, और बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। दोनों को मिला के बनता है सोशल वेलफेयर, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर हम कंक्लूड करें तो सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे जीडीपी और वेलफेयर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? डायरेक्ट रिलेटेड, मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ आ गया हमारा बट दिस रिलेशन इज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। भाई जो रिलेशन है ना, ये इनकम्प्लीट है इन रीजंस की वजह से, राइट, ठीक है। वेलफेयर के इनकम के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ेगा, ठीक है, बट ये सब होगा तब, अदरवाइज नहीं। चलो तो पहला फैक्टर देखते हैं जो इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, अनइक्वल समझ रहे हो कि भैया नेशनल इनकम तो बढ़ रही है बट कुछ चुनिंदा लोगों की ही इनकम बढ़ रही है, गरीब अभी वहीं की वहीं है, कोई फायदा है? लोगों की भलाई हो रही है? नहीं हो रही, वेलफेयर नहीं हो रहा, राइट, समझ रहे हो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल है तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो, ठीक है, सोशल वेलफेयर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्लियर है। चलो दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। भैया जीडीपी जो बढ़ रही है उसमें पोर्शन किसका बढ़ रहा है, समझो, ठीक है। जो कंपोजिशन है वो हो सकता है कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो। एग्जांपल समझते हैं बेटा, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मिसाइल्स वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट, तो क्या हो रहा है? हमारी कंट्री का पीस खत्म हो रहा है, सिंपल से वर्ड्स में। पीस नहीं तो वेलफेयर नहीं है, दंगे मंगे चलते रहेंगे, जंग चलती रहेगी, कहाँ का वेलफेयर, समझ रहे हो। चलो अगला आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आपको पता है अभी भी रूरल एरियाज में बार्टर सिस्टम ही चल रहा है, चीज के बदले चीज को ही एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है जो हमेशा अनरिकॉर्डेड रह जाती है, क्योंकि बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम को रिकॉर्ड कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेटेड रह जाता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आया एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। कि भैया अच्छे इम्पैक्ट क्या है या बुरे इम्पैक्ट किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, ठीक है, जो हो रही है, अब उसके लिए वो प्राइस या पेनल्टी भी पे नहीं कर रहे, ठीक है, समझो उस चीज को। तो दो तरह के इफेक्ट होते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह के इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं हम लोग। पॉजिटिव की बात करते हैं तो एग्जांपल समझो इसको, मिस्टर एक्स ने ना एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा गार्डन मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना, ये गार्डन बना रखा है पूरा, ठीक है, जिसका फायदा उसका नेबर उठा रहा है, नेबर यूज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब यूज तो कर रहा है, उसका वेलफेयर तो हो रहा है, बट उसके लिए वो कुछ भी पे नहीं कर रहा, तो यहाँ गड़बड़ होता है, समझे, पे नहीं कर रहा। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्शनलिटीज की, समझो इसको भी। भैया फैक्ट्रीज से जो भी धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उससे रिवर में जो आप डालते हो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, राइट, इसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है किसका? सोशल वेलफेयर का, ठीक है। और ज्यादातर इंडस्ट्रीज उसके लिए पे नहीं कर रही, जो भी लोगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज पे नहीं कर रही। तो जीडीपी जो है यहाँ पर फेल करता है, यहाँ पे लोगों की भलाई को इम्पैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। तो भैया वेलफेयर जो है वो जीडीपी से डायरेक्ट रिलेटेड है, बट ये सारे फैक्टर्स हमारे उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होना चाहिए, कंपोजिशन सही होना चाहिए, राइट, बार्टर सिस्टम को रिकॉर्ड करने का कुछ तरीका देखना पड़ेगा हमें, और पॉजिटिव और जो नेगेटिव एक्शनलिटीज है उसका जो इफेक्ट हो रहा है उसके लिए पेमेंट हो, ठीक है ना। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताना, अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएगी। बाकी का रिमेनिंग चैप्टर बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना तसल्ली से रिवाइज कर लो। एक क्वेश्चन भी मैंने दिया है यहाँ पे पीछे प्रैक्टिस का, कन्वर्जन वाला, उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना, ठीक है बेटा। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बिल्कुल इजी वे में पढ़ाई जा रही है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।